नेक्स्ट जेएस के इस नए और आखिरी सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं। इंडस्ट्री लेवल सेटअप कैसे कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हम प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें जो कि इंडस्ट्री के अंदर फॉलो होती हैं। मतलब हम कुछ टूल्स का सेटअप करेंगे ताकि हमारी कोड की स्टाइलिंग कंसिस्टेंट रहे। जैसे एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो कोई सेमीकोलन लगाएगा, कोई डबल कोट यूज करेगा, कोई सिंगल कोट यूज करेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट स्टाइलिंग नहीं फॉलो करेगा। इन सभी स्टाइलिंग को इन्फोर्स करने के लिए हम कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ गाइडलाइंस को सेटअप करते हैं अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि सभी डेवलपर्स के लिए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। सभी डेवलपर्स को मैनुअली स्टाइलिंग का, फॉर्मेटिंग का काम ना करना पड़े। इसके लिए हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर कुछ टूल्स को सेटअप करते हैं और वही चीज हम इस सेक्शन के अंदर देखेंगे। इस सेक्शन के अंदर हम ESLint का सेटअप करेंगे, प्रेटियर का सेटअप करेंगे, लिंट स्टेज्ड का सेटअप करेंगे और हस्की का सेटअप करेंगे। और ये सब हम एक ही वीडियो के अंदर नहीं करेंगे। हम एक-एक वीडियो के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर एक-एक चीज समझेंगे और उसके साथ-साथ सेटअप करेंगे। हम केवल ऐसे सेटअप करके मैं ऐसे आपको दे नहीं दूंगा कि आप इसके अंदर आप काम करिए, अब आपका कोड बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि लिंटिंग क्या होती है, ESLint कैसे वर्क करता है, क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और ESLint बिहाइंड द सीन्स कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम देखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ESLint को अपने नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर सकते हैं। हम एक नए प्रोजेक्ट के अंदर भी ESLint को सेटअप करेंगे और एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी ESLint को सेटअप करेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जितना जल्दी हो सके, अगर आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है, कोई प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट है, आप सीरियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप लिंटिंग को इनेबल कर दीजिए। ठीक है? इस सेक्शन में जो भी चीज़ें हम फॉलो करेंगे ना, उन सबको इनेबल कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। जैसे-जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, आप और फीचर्स ऐड करते जाएँगे, बाद में रिफैक्टर करने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है? तो अगर आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तब तो आपको एकदम स्क्रैच से फर्स्ट डे से ही आपको ये सब कुछ इनेबल कर देना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तब भी बाद में भी इसको इनेबल कर सकते हैं। मैं ये दोनों चीज़ करके बताऊँगा। ठीक है? यहाँ पर मैंने एक मार्कडाउन फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि लिंटर क्या है। ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम ESLint सेटअप करेंगे, जो कि एक लिंटर होता है। अब लिंटर क्या होता है? लिंटर को हम बोलते हैं, लिंटर इज़ अ स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल। लिंटर एक स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल है that checks your source code for potential errors, coding standard violations, and stylistic issues without running the code। ठीक है? तो इसके नाम में स्टैटिक कोड एनालिसिस इसीलिए है क्योंकि ये हमारे कोड को बिना रन किए चेक करता है। ठीक है? इसका एनालिसिस करता है। ऐसे टूल्स भी होते हैं जो हमारे कोड को रन करके चेक करते हैं, जैसे कि जब हम जस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, है ना? तो वो जो टेस्ट्स होते हैं ना, वो कोड को रन करके परफॉर्म होते हैं। तो वो डायनेमिक एनालिसिस टूल बोलेंगे, डायनेमिक कोड एनालिसिस टूल। या फिर डिबगर जैसे होता है, क्रोम का डिबगर टूल या VS का कोड का डिबगर टूल, वो सब कुछ कोड को रन करके कोड को चेक करता है। लेकिन लिंटर जो होता है, बस बिना रन किए ऐसे ही कोड रखा रहेगा, ऐसे ही वो चेक कर लेगा। इसीलिए इसका नाम स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल है। ठीक है? और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि ये स्टाइलिस्टिक इश्यूज को भी चेक करता है। ये कर सकता है लिंटर, लेकिन हमें स्टाइलिस्टिक इश्यूज के लिए या फिर स्टाइलिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए हमें लिंटर नहीं यूज करना चाहिए। हमें एक फॉर्मेटर यूज करना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्रिटियर। ठीक है? हमें लिंटर को मेनली इन सभी के लिए यूज करना चाहिए, पोटेंशियल एरर्स के लिए और कोडिंग स्टैंडर्ड वायलेशंस के लिए। ठीक है? कि कोई एरर तो नहीं है, कोई गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये सारा काम हम लिंटर से करवाएंगे। ठीक है? इसका काम क्या होता है? आइडेंटिफाई सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स के अंदर अगर कोई एरर है तो ये हमारे कोड को बिना रन के ही पकड़ लेगा पहले ही। इन्फोर्स कोडिंग स्टाइल एंड कंसिस्टेंसी। एक स्टाइल, एक कंसिस्टेंसी हमारे कोड के ऊपर इन्फोर्स करता है, और अगर हम उस कोडिंग स्टाइल को नहीं फॉलो करते हैं तो ये एरर थ्रो करता है। ठीक है? हाईलाइट अनयूज्ड वेरिएबल्स, अनरीचेबल कोड, इन सबको हाईलाइट करता है। कैच पोटेंशियल बग्स अर्ली और प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करता है। और कुछ रूल्स के लिए ये वार्निंग देता है, कुछ रूल्स के लिए ये एरर थ्रो करता है। ठीक है? तो ये सारा काम करता है।
लिंटर कैसे काम करता है ये भी यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेना। अब ESLint क्या है? ESLint एक पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के लिए एक लिंटर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के कोड को या फिर टाइपस्क्रिप्ट के कोड को लिंट करने के लिए, लिंट करने से मेरा मतलब है, लिंट करने का मतलब क्या है? आपके कोड को स्टैटिकली एनालाइज करना, ठीक है, और पोटेंशियल बग्स या इश्यूज को फिक्स करना। ये फिक्स भी कर देता है, अगर फिक्सेबल बग्स होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली फिक्स भी कर देता है। तो ये भी हम करके देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे हम फिक्स करवा सकते हैं। तो ये एक ओपन सोर्स टूल है जावास्क्रिप्ट के लिए और टाइपस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसका एक कन्फिग फाइल का एक एग्जांपल है। पहले ESLint rc.json कन्फिग यूज होता था, लेकिन अब आज के टाइम पर JS कन्फिग यूज होता है और वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो समरी यहाँ पे लिखिए, आप पढ़ लेना। अब हम यहाँ पे सेटअप स्टार्ट करते हैं। एक नेक्स्ट JS का एकदम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं npx create next app latest ये रन कर दूंगा, और ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम मैं इस बार ESLint को सेलेक्ट करूंगा। थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं डॉट डाल दूंगा ताकि इसी फोल्डर के अंदर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। और ये जो, एक मिनट, यहाँ पे ये जो फाइल ओपन की है ना, ये मैंने इस फोल्डर के अंदर नहीं रखी है, बाहर रखी है, बस मैंने VS कोड के अंदर ऐसे ही ओपन कर ली है। अगर यहाँ पर कोई फाइल एग्जिस्टिंग रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये नेक्स्ट ऐप नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये हम करके एंटर प्रेस कर देंगे। टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है, यस। ESLint यूज करना है, यस। यहाँ पर यस पे सेलेक्टेड है, पहले नो पे सेलेक्टेड रहता है, यस पे इसलिए सेलेक्टेड है क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने यस सेलेक्ट करके मैंने क्रिएट किया था। तो ये npx create next ऐप जो है, ये रिमेंबर करता है कि आपने किस सेटिंग का यूज करके पुराने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, तो वही ऑप्शन ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं ESLint को भी यस सेलेक्ट कर देता हूँ, टेलविंड को भी यस सेलेक्ट कर दूंगा, और सोर्स डायरेक्टरी को भी मैं चाहूँ तो यस कर सकता हूँ, चाहूँ तो नो कर सकता हूँ। मैं यस ही कर देता हूँ। सोर्स डायरेक्टरी भी यूज करना चाहिए, हमारा कोड सब कुछ एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहता है। अब यहाँ पे राउटर, हाँ, ऐप राउटर भी यूज करना है। टर्बो पैक ये भी यूज करना है, और इंपोर्ट एलियस को हमें कस्टमाइज नहीं करना है, डिफॉल्ट जो भी है उसको हम छोड़ देंगे। एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखो इतने पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर ये दो नहीं, 3 एक्स्ट्रा पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। ESLint config next और ESLint rc, ये 3 पैकेजेस को यहाँ पे एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर रहा है। बाकी ये पैकेजेस पहले भी इंस्टॉल होते थे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक मेरा ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, और ये हमारा वो वाला प्रोजेक्ट है जो हमने नेक्स्ट ऑथ का यूज़ करके लॉगिन विद गूगल इंप्लीमेंट किया था ना, वो वाला प्रोजेक्ट है। ये देखो मिडिलवेयर का कोड हमने लिखा था, ये वही वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम package.json के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर केवल इतने ही पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। एक तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंसीज के अंदर ये mongoose और ये सब कुछ इंस्टॉल किया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑथ ये इंस्टॉल किया है। यहाँ पे मैं आपको डिपेंडेंसीज आके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये जो प्रीव्यू ये MD फाइल थी ना, उसको मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर देखो डिपेंडेंसीज के अंदर ये 3 ही फाइल हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ये सारा कुछ जो काम होता है लिंटिंग का, फॉर्मेटिंग का, या जो भी काम होता है ना, ओवरऑल जो भी टूलिंग का काम होता है, इसको हम टूलिंग बोलते हैं, कि टूल्स का यूज करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। वो सारा जो डिपेंडेंसी होता है वो सब कुछ डेव डिपेंडेंसी के अंदर आता है। इवन टाइपस्क्रिप्ट भी देखो, ये डेव डिपेंडेंसी के अंदर आया है, यानी कि फाइनल बंडल के अंदर हमारा ये जो भी पैकेज है ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने पैकेजेस आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 3 पैकेजेस एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे अगर हम डेव डिपेंडेंसी से देखेंगे तो सब कुछ सेम है, बस 3 एक्स्ट्रा पैकेजेस यहाँ पे आ गए हैं, और ये ESLint के लिए आए हैं, ठीक है। और इसने एक काम और किया है, हमने ESLint ऑप्शन जब सेलेक्ट किया है तो एक तो ये 3 एक्स्ट्रा पैकेजेस इसने इंस्टॉल किए हैं, और दूसरा एक ESLint.config.mjs फाइल क्रिएट कर दिया इसने, और ये है हमारा ये config फाइल। अब ये थोड़ा सा कम सुंदर दिख रहा है, इसके अंदर ये अंडरस्कोर फाइल ये सब यूज कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको क्लीन करके ये दोनों लाइन हटा के हम डायरेक्टली यहाँ पर import.meta.dir नेम दे सकते हैं। ये चीज़ हम अभी बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देंगे, लेकिन अभी इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ऐसे ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम एक कमांड रन कर सकते हैं, npm run lint। ये कमांड हमारे package.json फाइल के अंदर रहती है। ये हमारा package.json फाइल है ना, यहाँ पर ये lint की कमांड है। तो ये नेक्स्ट lint को रन करता है और बिहाइंड द सीन्स क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। मैं npm run lint ये कमांड रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पे क्या रन होगा। ये हर एक फाइल को चेक करेगा और चेक करेगा कि क्या ये लिंट के रूल्स से मैच कर रहा है कि नहीं। यस लिंट के जो रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये चेक करेगा कि यस लिंट के रूल्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर ये रूल्स हैं, नेक्स्ट कोर वेब वाइटल्स ये एडेड है और नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट ये एडेड है। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब होता है अभी हम देखेंगे। अभी हम इस कमांड को रन कर रहे हैं तो ये देखो, नो एरर्स नो वार्निंग्स, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। हम इसमें कुछ एरर करवाते हैं, कुछ एरर या कुछ वार्निंग करवाते हैं। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने पेज वाली फाइल के ऊपर और यहाँ पर अगर मैं इमेज कंपोनेंट की जगह पे जो नेक्स्ट.js से मिलता है, अगर मैं यहाँ पर अब इमेज टैग यूज़ कर लूँ, ये चीज़ बस मैंने ये यूज़ किया है तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अभी ये प्रायोरिटी ये तो उसके कारण एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हम ऐसे यूज़ कर लेंगे। अब हम अगर लिंटर को रन करते हैं, npm run lint ये रन करते हैं तो ये देखो, ये एरर थ्रो कर रहा है। ये एरर नहीं, वार्निंग थ्रो कर रहा है, वार्निंग थ्रो कर रहा है। और वार्निंग के अंदर क्या लिखा है, यूजिंग नेक्स्ट इमेज कुड रिजल्ट इन स्लोअर एलसीपी। ठीक है, ये बेसिकली बोल रहा है कि नेक्स्ट.js के अंदर इमेज कंपोनेंट यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, आप वो यूज करो। नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट का जो इमेज था ना अभी जो यूज कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसको यूज करने की बात कर रहा है ये। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस वार्निंग का डिस्क्रिप्शन है कि ये वार्निंग क्यों आ रही है और कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे इमेज कंपोनेंट यूज़ करो यहाँ से, ताकि ये जो वार्निंग है ये चली जाए और ये परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा रहेगा। और इस वार्निंग का नाम है या इस रूल का नाम है ये जो यहाँ पे @ करके दिखेगा ना लास्ट में, इसको हम बोलते हैं कि ये ESLint का ये रूल है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये रूल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नो इमेज एलिमेंट, ये जैसे गूगल पे सर्च किया आपने ना, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन डिटेल। इसके ऊपर हर एक रूल के लिए गूगल पे आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या रूल, ये रूल क्या कहता है, ये सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। तो बस वो डिटेल गूगल करना है। और अगर हम चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि इससे वार्निंग आनी चाहिए कि एरर आनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वार्निंग देने का इन्होंने डिसाइड किया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको एरर भी थ्रो करवा सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, prettier config.njs फाइल है। यहाँ पर हम ये जो एक्सटेंड्स है इसको चेंज करके हम कॉन्फ़िग करेंगे। एक बार मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ, देख के बताता हूँ कि कैसे इसको चेंज करना है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्फ़िग मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िग मेथड का यूज़ करके इसके अंदर हम एरे सेट कर देते हैं। इस तरह से एक एरे सेट करेंगे और इसके अंदर एक्सटेंड्स ये करेंगे और इसकी वैल्यू के अंदर हम एरे में ये चीज़ सेट कर देंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे याद है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेटअप किया था इसीलिए याद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने की चीज़ नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन देखने वाली चीज़ है। यहाँ पर हम आएंगे और हम सर्च करेंगे नेक्स्ट ESLint, ऐसे सर्च करते हैं ESLint next.js config, ये सर्च करेंगे कि ESLint config को कैसे चेंज करते हैं next.js के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखना क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स ये इनेबल करता है ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अभी हम रूल्स को आके देखेंगे। हम यहाँ पे आके नीचे देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िग को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो, पहली बात तो यहीं पर ये यहाँ पे लिखा गया है कि import.meta dir नेम हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं और इन दोनों वेरिएबल्स को हम
हटा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट इनको रखना चाहिए ऐसे ही, तो इन दोनों वेरिएबल्स को हटा देते हैं। यहाँ पे हम import डॉट मेटा डॉट dir नेम ये कर देंगे, और अब इन दोनों वेरिएबल्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये खाली हो गया। और यहाँ पे एक्सटेंड्स को इस तरह से यूज़ करना है, ये देखो एक्सटेंड्स को इस तरह से यूज़ करना है। और रूल्स, कैसे हम रूल्स को ऑफ कर सकते हैं, इस तरह से हम रूल्स को ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स के बाद कॉमा लगा के यहाँ पे लिखूँगा रूल्स, और रूल्स के अंदर हम डाल देंगे, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और रूल्स के अंदर हम अपने रूल की सेट करते हैं। जैसे कि ये नो इमेज एलिमेंट है ना, इसको अगर हमें ऑफ करना है तो हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे ऑफ। ठीक है, इधर कंट्रोल स्पेस करने पे ये बता नहीं रहा है, इसको सजेशन देना चाहिए कि आप इसको ऑफ कर सकते हैं। हम इसको ऑफ कर देते हैं, 1 मिनट, ऑफ। अगर हम ऐसा कर देंगे, ये बेसिकली सजेशन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने ESLint का एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल किया है। अभी हम ESLint का एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करेंगे, तो जो एरर हमें केवल कंसोल के अंदर दिख रही है, वो हमें सीधा ब्राउज़र के ऊपर ही दिखने लगेगी। ब्राउज़र नहीं, एडिटर के ऊपर ही, यहीं पर स्क्विगली लाइन रेड कलर की बन जाएगी, और हमें ये एरर भी दिखने लगेगा। ठीक है, ये हमने कर दिया, और अब हम दोबारा से रन करते हैं। अब आप देखना, हमने केवल ऑफ कर दिया इस रूल को। अब इस रूल के कारण कोई एरर नहीं आएगी। ये देखो, ये क्या एरर आ गई, ये बोल रहा है कि ESLint कॉन्फ़िगरेशन इज़ इनवैलिड। हमने इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने खुद से टाइप किया था ना कॉन्फिडेंस में, कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेंज किया है तो मुझे याद होगा, उसी में मैंने कुछ गलत कर दिया। एक बार हम फाइल से कंपेयर करते हैं और एरर के अंदर देख लेते हैं। देखो ये एरर क्या बोल रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट बट गॉट एक एरे जैसा कुछ इसको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएँगे तो कॉन्फ़िग के अंदर हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और उसके अंदर एक्सटेंड्स प्रॉपर्टी है, कोई एरे नहीं पास कर रहे हैं। तो हमें ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमें कॉन्फ़िग के अंदर पास करना है, ये हमने गलत कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी पेस्ट करना चाहिए इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को, क्योंकि ये कोड हम रोज़ तो लिखते नहीं हैं, इसीलिए हमें याद नहीं रहता ये। ठीक है, अब दोबारा से हम रन करते हैं। अब वो इमेज वाली एरर नहीं आएगी, और एरर नहीं मतलब ना तो वार्निंग आएगी ना तो एरर आएगी। और ये देखो, ये सब कुछ पास हो गया। हमारा ESLint का टेस्ट था वो पास हो गया। अगर हम यहाँ पे एरर सेट कर देते हैं इसकी वैल्यू को, तो आप देखना ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, मतलब ये एरर लिख के आएगा। पहले वार्निंग लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे एरर लिख के आएगा। ये देखो, एरर लिख के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी ये कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है हमारे VS कोड के अंदर। इसके लिए हम ESLint का एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या करता है, ESLint का एक्सटेंशन यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को उठाता है, और इसके बेसिस पर हमें एरर सीधा VS कोड एडिटर के अंदर ही, फाइल के अंदर ही बिना कमांड लाइन से रन किए वो हमें शो कर देता है। ठीक है, और जो मेन ESLint का टूल है वो यही है हमारा। जो मेन चीज़ है वो टर्मिनल वाला ही है। जो एक्सटेंशन होता है वो इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमें वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, एरर प्रोवाइड करता है, वार्निंग प्रोवाइड करता है। तो इससे पहले कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, मैं यहाँ पर ये चीज़ दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस अब दबाते हैं तो ये सजेशन दे रहा है प्रॉपर्ली, एरर, ऑफ और वार्न। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अब ये सजेशन क्यों देने लगा है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब हम प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं। पहले ये सजेशन नहीं दे रहा था, मुझे लगा था कि एक्सटेंशन के कारण होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि एक्सटेंशन के कारण वो सजेशन देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसके कारण है कि हमने वैलिड कॉन्फ़िगरेशन दिया तो ये अब सजेशन आने लगा है। ठीक है, अब हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, तो एक्सटेंशन के कारण यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिखेगा वार्निंग। यहाँ पर आते हैं हम और एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हमें सर्च करना है ESLint। ठीक है, ESLint सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन एक्स्ट्रा नहीं इंस्टॉल्ड है। बेसिकली प्रिटियर, अगर मैं अपने एक्सटेंशंस में जाके दिखाऊँ तो ज़्यादा एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो मैंने केवल थीम का और ये आइकन का और ये 6 स्निपेट्स बस इतना इंस्टॉल करके रखा है। मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली है, तो न्यू प्रोफाइल के अंदर ये एकदम नए उसकी तरह हो जाएगा, नए VS कोड की तरह।
वो आपके लिए फॉलो करना आसान रहेगा क्योंकि सभी एक्सटेंशंस मैं स्क्रैच से इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, यहाँ पर ये रेड कलर की स्क्विगली लाइन आ रही है। स्क्विगली का मतलब ऐसे ऐसे जो वेव वाली लाइन है ना, ये लाइन आ रही है। और यहाँ पर भी वो जो कंसोल के अंदर एरर दिख रही थी वो यहाँ पर हमें दिख रही है। एग्जैक्ट ये मैसेज दिख रहा है और ये रूल भी यहाँ पे दिख रहा है। ये स्लिंट के थ्रू ये वार्निंग आ रही है, वार्निंग नहीं एरर बोलेंगे इस केस में, ठीक है। अगर हम इसको वार्न सेट कर देते हैं, वार्न जो कि डिफॉल्ट होता है, ये अगर हम सेट कर देंगे तो ये देखो ये येलो कलर की स्क्विगली लाइन हो गई है, ठीक है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ, तो ये भी गायब हो जाएगा। हमें यहाँ पे टर्मिनल के अंदर रन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा यूआई के अंदर ही यानी कि सीधा फाइल के अंदर ही दिख जाएगा कि एरर है कि नहीं। अभी मैं कुछ और रूल्स को बताता हूँ। एक और रूल मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लूँ, मान लो हमें पेज के ऊपर डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं src इज इक्वल टू कुछ भी src मैं दे सकता हूँ, मैंने empty छोड़ रखा है। तो यहाँ पर भी ये वार्निंग दे रहा है, देखो सिंक्रोनस स्क्रिप्ट्स शुड नॉट बी यूज्ड। ये बोल रहा है कि हम डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे async एट्रीब्यूट लगाना होगा, या तो हमें क्या एट्रीब्यूट लगाना है, डिफर एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है। या फिर आप स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज़ करिए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखा है, अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में जाके देखेंगे तो ये बोलेगा कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट को आप यूज़ करिए। और आप नोटिस करिए कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी रन करेंगे तो एग्जैक्ट वही एरर हमें यहाँ पर कंसोल के अंदर भी दिखेगी। तो देखो ये एरर आ रही है, सिंक्रोनस स्क्रिप्ट मस्ट नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड, ये एरर आ रही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इस रूल के लिए एरर सेट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इस रूल के लिए जो वैल्यू है वो सेट है एरर। अगर हम चाहें तो इसको वार्न सेट कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा ऑफ। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये देखो चली गई वार्निंग। अब अगर हम कंसोल के अंदर रन करेंगे तो यहाँ पर भी वो वार्निंग नहीं आएगी। अब मैं बार बार यहाँ पर रन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ से टर्मिनल से रन करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ कमिट, ताकि हमें सारे टेस्ट दिख जाएँ कंसोल के अंदर, ठीक है? सारे जो ESLint के फेलियर्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएँ और हम उसको फिक्स करके फिर कमिट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैनुअली जाके इस तरह से आँख से तो जिस फाइल को एडिट कर रहे हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सभी फाइल्स को तो देख के फिक्स नहीं कर पाएँगे ना। वो यहाँ पे रन करेगा और सभी फाइल्स का नाम एग्ज़ैक्ट लाइन नंबर बता देगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, बिना बिना मैनुअली यहाँ पे VS कोड के अंदर ओपन किए, ठीक है? तो हम जनरली किसी भी रूल को ऑफ या ऑन नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो रूल आपको परेशान करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ छोड़ देते हैं, ऐसे ही कोई भी रूल नहीं चेंज करेंगे। अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि कुछ रूल्स को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जनरली ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे आता है ना, वो सब कुछ बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। हमें यहाँ पे जैसे कि एसिंक यूज़ कर लेना है, या फिर आपको स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज़ कर लेना है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कंपोनेंट नेक्स्ट स्क्रिप्ट से मिलता है, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी इसके लिए कोई वार्निंग या एरर नहीं है, इसके लिए वार्निंग है। अभी मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इमेज टैग यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इमेज कंपोनेंट मैं इसको इमेज कर देता हूँ अभी, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब ये तो हो गया एक एक नए प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करना, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कैसे सेटअप करेंगे, यही चीज़ ESLint। चलो अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये हमारा वो वाला प्रोजेक्ट है। कौन सा वाला प्रोजेक्ट, मैं भूल गया कौन सा वाला प्रोजेक्ट है ये हमारा नेक्स्ट ऑथ गूगल वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। वही प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमने ओपन किया है, यहाँ पे ऑथ का सेटअप है, सब कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पर हम इसका सेटअप करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और मैं आपको एक कमांड रन करके दिखाता हूँ, npm run build, ठीक है।
अभी मैं जब npm run build कमांड रन करूँगा तो आप नोटिस करना यहाँ पर अभी इसके नीचे लिख के आएगा लिंटिंग एंड चेकिंग टाइप्स, ऐसा करके आएगा। अब देखना, तो जब भी हम build कमांड रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिंट कमांड को रन करता है, npm run lint को, और टाइप को चेक करता है। ये देखो, लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ टाइप्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये दो काम करता है जब हम बिल्ड करते हैं। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं बेसिकली ये दिखाने के लिए कर रहा था कि ये npm run lint कमांड ऑटोमेटिकली रन कर देता है, ठीक है। npm run lint, अगर कोई दिक्कत होगी, कोई लिंट वाली दिक्कत होगी, तो ये एरर थ्रो कर देगा और हमारी बिल्ड फेल हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे img कंपोनेंट फिर से यूज़ कर लेता हूँ, मतलब इमेज टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपना बिल्ड करता हूँ, तो बिल्ड फेल हो जाएगी क्योंकि npm run lint वाली कमांड फेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्ड कमांड को रन करता हूँ, तो आप देखना ये लिंट कमांड फेल हो जाएगी। यहाँ पे वेट करते हैं, लिंटिंग एंड चेकिंग, ये देखो, ये यहाँ पर ये वार्निंग देख के ये एग्जिट हो गया, क्योंकि वार्निंग के लिए ये मतलब बिल्ड को फेल नहीं करता है। अगर कोई एरर आई होती तो ये फेल कर देता। यहाँ पर ये वार्निंग दिखा रहा है। अभी मैं स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट, तो इसके लिए ये एरर थ्रो करता है, ठीक है। अब इसके लिए ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, फिर से ये लिंटिंग एंड चेकिंग ये हो रहा है। अब ये देखो, हमारा बिल्ड फेल हो गया है क्योंकि हमारे लिंटर ने एरर थ्रो कर दिया है, ठीक है। तो बहुत बार आपका प्रोजेक्ट लोकल में चलता है, लेकिन जब उसको बिल्ड करते हैं तो नहीं चलता है। वो इसीलिए क्योंकि लिंटर की एरर है। इसको हमें फिक्स करना होगा। या तो आप ऑफ कर दीजिए सीधा, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो एरर नहीं आएगी और आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन हमें एक्चुअल में फिक्स करना होता है, ऑफ नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग ढेर सारा से लगा के ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जो भी एरर है उसको ऑफ कर दो, तो फिर लिंटर लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ एक इसने यहाँ पे इसके कारण से इसने एरर थ्रो किया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि ये लिंटिंग एंड चेकिंग टाइप्स ऐसा बोल रहा था, 2 चीज़ें बोलता है। यानी कि npm रन लिंट यूज़ करता है और टाइप्स को भी चेक करता है। अब टाइप्स को का चेक हम कैसे लगा सकते हैं? अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको इमेज कर देता हूँ, इमेज, ठीक है। तो अब इसकी कोई एरर नहीं रहेगी, इसको भी हम हटा देते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट या फिर लेट करके, लेट a इज इक्वल टू 5, ये कर दिया हमने। अभी हम कंसोल लॉग कर देते हैं ये, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू हाई, ये ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को वायलेट कर रहे हैं। हमने एक नंबर टाइप का वेरिएबल बनाया है। जब हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम किसी भी टाइप का नंबर असाइन कर देते हैं तो उसका टाइप वो सेट हो जाता है। जैसे इसका टाइप नंबर है। अब इसके अंदर हम ये चीज़ सेट कर रहे हैं, हाई, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट को वायलेट कर रहा है और टाइप स्क्रिप्ट की एरर ये थ्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हवर करके तो ये ts लिखा है, यहाँ पे ESLint नहीं लिखा है। जैसे जब हम यहाँ पर करते हैं तो इधर जब हम हवर करते हैं तो इधर ये ESLint हल्का सा लाइट कलर में, थोड़ा सा डल कलर में यहाँ पे ESLint लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो है ये ts लिखा है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट के कारण ये एरर है। तो जब ये npm रन बिल्ड करता है तब ये टाइप भी चेक करता है और ESLint को भी रन करके चेक करता है। अभी मैं लिंट का जो एरर था वो ऑफ कर देता हूँ और मैं मैनुअली npm रन लिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिंटर का तो कोई एरर नहीं है, ESLint का कोई एरर नहीं है, ये तो टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। तो लिंटर इसको नहीं पकड़ पाएगा। ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है, नो वार्निंग्स और एरर्स, ठीक है। कोई भी वार्निंग या एरर नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि ये जो एरर है ये केवल और केवल टाइप स्क्रिप्ट की एरर है। अब ये एरर कैसे पकड़ी जाती है टर्मिनल के अंदर, ठीक है। यूआई के अंदर तो दिख रही है हमें, लेकिन टर्मिनल के अंदर कैसे ये वाला कमांड, जो बिल्ड वाला कमांड है, ये देखो, अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैं ये रन करके दिखाता हूँ, ठीक है।
npm run build करूंगा तो ये पकड़ लेगा, ठीक है। देखना अभी लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी, तो ये देखो ये यहाँ पे पकड़ लिया और ये एरर थ्रो कर दिया। यहाँ पे देखो लिंटिंग के कारण लिंट वाली एरर पकड़ी जाती है और चेकिंग वैलिडिटी के कारण ये टाइपस्क्रिप्ट की एरर पकड़ी जाती है। अब ये बिहाइंड द सीन्स कौन सी कमांड रन कर रहा है कि ये वैलिडिटी को चेक कर रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए ये कमांड होती है npx tsc -s no emit। ऐसे करके अगर हम रन करेंगे तो आप देखना, तो ये देखो ये एरर आ गई है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। एग्जैक्टली किस फाइल नंबर से किस लाइन नंबर से एरर आ रही है। तो जब भी हम npm रन बिल्ड करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स ये दो काम करता है। क्या काम करता है? npm रन लिंट करता है और npx ये टाइप स्क्रिप्ट वाला चेक करता है, ठीक है। ये किधर गया? ये है npx tsc no emit, ठीक है। तो ये दो काम करता है, इससे टाइप स्क्रिप्ट की एरर पकड़ता है और दूसरे वाले से लिंट की एरर पकड़ता है। तो इतना हमने समझ लिया है। अब मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे npm रन बिल्ड करता हूँ तो आप देखना ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये बिल्ड करते टाइम यहाँ पर बोलेगा कि लिंटिंग एंड चेकिंग टाइप्स, लेकिन ये लिंट का एरर नहीं पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ESLint का सेटअप ही नहीं है। देखो लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ टाइप्स ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ESLint का सेटअप ही नहीं है, इसीलिए ये चेक नहीं करेगा। देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर ESLint का कोई पैकेज ही नहीं इंस्टॉल्ड है और ESLint का जो कॉन्फ़िग फाइल है वो भी नहीं एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर भले ही इस मैसेज के अंदर आ रहा है कि लिंटिंग, मतलब हम लिंट कर रहे हैं और चेकिंग टाइप कर रहे हैं, लेकिन ये केवल टाइप को चेक करता है, लिंटिंग की एरर को नहीं थ्रो करेगा। मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। एक होम पेज के अंदर यहाँ पर तो हम इमेज टैग यूज़ ही कर रहे हैं ऑलरेडी, शायद ये देखो इमेज टैग यूज़ ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिंटिंग की कोई एरर नहीं दे रहा है। अगर हम टाइप यहाँ पे इनवैलिड टाइप अगर क्रिएट कर देते हैं, ये चीज़ जो कि इनवैलिड टाइप हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, तो इसका एरर पकड़ लेगा क्योंकि यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हम फिर से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, तब तक ये बिल्ड होने देते हैं। तो ये एरर पकड़ लेगा क्योंकि ये जो tsc कमांड है वो इस टाइप स्क्रिप्ट वाले पैकेज से आती है, tsc कमांड टाइप स्क्रिप्ट वाले पैकेज से आती है, इसीलिए ये पकड़ लेगा। यहाँ पर देखो ये एरर पकड़ लिया इसने और एरर थ्रो कर दिया, हमारा बिल्ड फेल हो गया। तो जब हम बिल्ड करते हैं और ESLint का सेटअप नहीं होता है, ESLint की कॉन्फ़िग फाइल नहीं होती है, तो यहाँ पर मैसेज तो दिखाता है कि लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी टाइप्स, लेकिन एक्चुअल में केवल वो चेकिंग वैलिडिटी टाइप्स ही करता है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पर अगर चाहें तो हम वो रन कर सकते हैं npx tsc -s no emit, ये रन कर देंगे तो यहाँ पर ये वाली कमांड तो रन करेगी, ठीक है, प्रॉपरली और एरर ला के थ्रो करेगी। लेकिन npm रन लिंट जो है, npm रन लिंट, तो npm रन लिंट जो है ये अगर हम कोड के अंदर आके देखेंगे, यहाँ पर हमारा package.json कहाँ है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट लिंट यूज कर रहा है, नेक्स्ट लिंट कमांड। लेकिन नेक्स्ट लिंट कमांड जो है बिहाइंड द सीन्स ESLint को ही यूज करती है, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स ESLint का यूज करके हम ये लिंटिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो मैं एक बार गूगल सर्च कर लेता हूँ, ESLint कमांड टू चेक, ESLint कमांड चेक करने के लिए यहाँ पर किधर दिखेगी मुझे, npx ESLint और फिर हमें अपनी फाइल का नाम देना होता है। अगर हमें सभी फाइल्स का नाम देना है तो डॉट ऐड कर देंगे, सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ npx ESLint और डॉट ये ऐड कर देंगे, तो ये सभी फाइल्स को लिंट कर देगा। लेकिन ये वाली कमांड मैंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर रन कर दी है,
यहाँ पर ESLint नहीं है, इसीलिए वो सेटअप करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर आके रन करके एक बार दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मुझे टाइप करना पड़ेगा npx ESLint डॉट, ये रन कर देंगे। एक बार देख लेते हैं सही रन किया, हाँ सही तो रन किया। तो ये वाली कमांड भी ESLint को ही रन करती है, ठीक है। और जो npx नेक्स्ट लिंट है, ये नेक्स्ट लिंट वाली कमांड है, ये बिहाइंड द सीन्स वही कमांड यूज करती है। तो यहाँ पर देखो ये एरर आ गई है और ये बहुत सारी एरर्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, कई सारी चीज़ें। ये डिफ़ॉल्ट ESLint का जो रूल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये एरर दिखा रहा है। ये देखो कितनी सारी एरर्स हैं। जब हम नेक्स्ट लिंट का यूज़ करते हैं तो वो कुछ कुछ रूल्स को ऑफ कर देता है। जैसे यहाँ पर हम ये जो नेक्स्ट कोर वेब वाइटल्स लगाए हैं, नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट लगाए हैं, तो इसने नेक्स्ट जेएस के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं वो सेटअप कर दिए हैं। जब हम डायरेक्टली ऐसे रन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ESLint के रूल्स का यूज़ करके ये रन होता है। लेकिन जो ये नेक्स्ट लिंट कमांड है, npm run lint कमांड है, ये बिहाइंड द सीन्स ESLint वाली कमांड ही यूज़ करती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर ESLint का सेटअप कर सकते हैं, ताकि ये जो इमेज यूज़ कर रहे हैं इसका ये एरर दे, प्रॉपर एरर थ्रो करे, ठीक है। इसका तो हो रहा है, लेकिन हमें उसके लिए चाहिए। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर हम रन करेंगे npm run lint कमांड। ये कमांड रन करते ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा ESLint। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि कैसे आप ESLint को यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेड है, तो यही सेलेक्टेड रहने देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखो ऑटोमेटिकली ये 2 पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, ESLint को और ESLint नेक्स्ट कॉन्फ़िग को। इन 2 पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, जबकि यहाँ पर 3 पैकेजेस इंस्टॉल्ड थे। ये ESLint RC ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल था। तो अभी यहाँ पर वो पैकेज इंस्टॉल होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन ESLint की वो डिपेंडेंसी रहता है, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, हमें मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया है और ये बोल रहा है कि ESLint rc.json फाइल भी इसने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर ESLint.rc, 1 मिनट नोड मॉड्यूल्स बंद कर देता हूँ मैं। ये देखो इसने ESLint rc.json फाइल क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर इसने कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दिया है। तो इतना करने से ये वर्क करने लगेगा, लेकिन ये वाला पुराना तरीका है, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। अभी मैं इसको रन करता हूँ npm run lint। अब अगर मैं करूँगा तो ये प्रॉपर एरर को कैच करेगा, जो इमेज वाली एरर थी उसको कैच करेगा। एरर नहीं, वार्निंग है, बाय डिफ़ॉल्ट वार्निंग रहती है, तो वो वार्निंग यहाँ पे दिखेगी हमें। तो ये कमांड रन हो चुकी है और ये देखो कितनी सारी वार्निंग्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इमेज टैग के लिए 2 जगह पे वार्निंग है, ठीक है। एक तो पेज में, एक प्रोफाइल डॉट पेज में, प्रोफाइल के अंदर जो पेज है वहाँ पे इमेज के लिए वार्निंग है। और ये देखो ये दूसरे रूल्स का रिएक्ट डिस्प्ले नेम, ये दूसरा रूल है, ये वो वाला रूल नहीं है, ठीक है, इमेज का रूल नहीं है, ये रिएक्ट डिस्प्ले नेम है। बेसिकली कंपोनेंट का हमें नेम देना होता है, ठीक है। जो भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं उसका नाम देना होता है। ये हमने ऐप डॉट लॉगिन, जो लॉगिन कंपोनेंट है उसका नाम हमने नहीं दिया है। अभी देखो यहाँ पे ये एक्सटेंशन नहीं काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ओपन था। एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता हुआ, ये इंस्टॉल तो हो गया लेकिन लोड नहीं हुआ। तो हम अपना प्रोजेक्ट एक बार रीलोड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, रीलोड डेवलपर विंडो, ये करेंगे। तो हमने इसको रिस्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा वेट भी किया, लेकिन अभी भी ये एरर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ऐप के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर भी इमेज के लिए एरर नहीं दिखा रहा है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एरर यहाँ पर यूआई के ऊपर नहीं दिखाता है। एक बार हम जो ESLint rc.json फाइल है, इसको डिलीट करके हम जो JS फाइल है उसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो MJS फाइल है ना ESLint की, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये भी एग्जैक्ट वही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन JS फाइल के अंदर है। यहाँ पर बड़ा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा सही है ये, ठीक है, और नया रिकमेंडेड तरीका है ये। हम दोबारा से यहाँ पे आके चेक करते हैं और एक बार फिर से हम रीलोड करते हैं, क्या पता अभी ये वर्क करने लगे एक्सटेंशन हमारा। तो ये देखो हमारा एक्सटेंशन ये वर्क करने लगा है। मे बी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के कारण इसको नई फॉर्मेट में कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए होगी, जिसके कारण ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यूआई के अंदर ये एरर थ्रो करने लगा और अगर हम हवर करते हैं तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं, ESLint के ही 2 रूल्स हैं। एक तो बोल रहा है कि एक्सपोर्ट करते टाइम एनोनिमस फंक्शन मत एक्सपोर्ट करो, ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं। दूसरा रूल है कि कंपोनेंट का डेफिनेशन जो है
उसके नाम में ये होना चाहिए। ये रिएक्ट डिस्प्ले नेम से आ रहा है, ये नो इम्पोर्ट एनोनिमस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट नो एनोनिमस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये नाम है, ठीक है। बेसिकली इसका नाम देना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन, एक नाम दे देते हैं, और दोनों एरर चली गई क्योंकि दोनों एरर एक ही चीज को पॉइंट कर रही थी, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे कंसोल के अंदर रन करते हैं तो ये वाली एरर चली जाएगी, बस इमेज वाली एरर बचेगी। ये देखो, ये बस केवल इमेज वाली एरर बची है, और यहाँ पर पेज के ऊपर भी और प्रोफाइल के ऊपर भी, ठीक है। तो प्रोफाइल पेज के ऊपर आ जाते हैं और ऐप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये एरर नहीं है, वार्निंग बची है केवल। यहाँ पे हम इमेज कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा इमेज कंपोनेंट। देखो, गलती से भी अगर आप गलती करते हैं तो ESLint उस एरर को कैच कर लेता है। यहाँ पर हम इमेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, इसीलिए हमें वो यूज करना चाहिए ESLint, ठीक है, ताकि ये हमारे एरर को पहले ही कैच कर ले डेवलपमेंट टाइम में ही, और स्ट्रिक्ट रूल्स को इन्फोर्स करे प्रॉपरली। प्रोफाइल पेज कहाँ है? ये है हमारा प्रोफाइल पेज, इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर भी ये इमेज के लिए वार्निंग आ रही है, यहाँ पर भी मैं इमेज कंपोनेंट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब अगर हम npm run lint करेंगे तो कोई वार्निंग नहीं आएगी, देखो कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। और अब अगर हम बिल्ड करेंगे तो ये प्रॉपरली बिल्ड हो जाएगा। एक बार मैं लॉगिन पेज के ऊपर जो एरर थी इसको फिर से मैं कॉज करवाता हूँ, एरर दोबारा से मैं लेके आता हूँ, और यहाँ पर देखो, ये एक रूल तो वार्निंग दे रहा होगा और एक रूल एरर दे रहा है। अब इस पॉपअप विंडो के अंदर, इस टूल टिप के अंदर हमें नहीं दिखता है कि कौन सा रूल एरर दे रहा है, कौन सा वार्निंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड एंड येलो दोनों लाइन्स हैं। दोनों लाइन्स ये बता रही हैं कि एक रूल तो वार्निंग दे रहा है। अच्छा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ तक जो येलो वाली लाइन है वो यहाँ तक आ रही है। यहाँ पर अगर हम हवर करेंगे तो ये कौन सा रूल है? ESLint import anonymous default, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे anonymous फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये वार्निंग आ रही है। तो ये है वार्निंग वाला, और अगर हम यहाँ पर हवर करते हैं तो ये एरर और वार्निंग दोनों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्क्विगली लाइन्स हैं। तो इस चीज़ के कारण, इस रूल के कारण ये एरर आ रहा है बेसिकली। तो अब अगर हम npm run build करेंगे तो अब यहाँ पर बिल्ड के अंदर एरर को कैच किया जाएगा और हमारी बिल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं। देखो, लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ टाइप्स, ये चेक कर रहा है, और ये देखो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ है? एक तो वार्निंग है और एक एरर है। मेनली फेल हुआ है एरर के कारण, वार्निंग अगर आती तो ये कंटिन्यू हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे। अब अगर हम बिल्ड करेंगे तो अब ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम ये स्लिंट को इनेबल कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इनेबल कर सकते हैं, और कैसे हम एक नए प्रोजेक्ट के अंदर ये स्लिंट को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये लिंटिंग एंड चेकिंग ये पास हो चुका है, अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मैं क्विट कर देता हूँ, और अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। और अब आगे से हम अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, इसी के अंदर काम करेंगे। जो नया सेटअप किया है इसको हम हटा देंगे, इसको मैं ऐसे करके बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मैं बंद कर दूंगा। मैंने क्लोज कर दिया है। आगे से जो भी चीज़ हम सीखेंगे, सेटअप करेंगे, सब यहीं पे करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट वैसे ही सेटअप हो चुका है, और ये भी एग्जैक्ट वैसे ही वर्क करेगा। जो भी कस्टमाइजेशन करना है, जो भी चीज़ें करना है, हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जेएस के कुछ रूल्स, जो कि हम ESLint को बता रहे हैं। जैसे इमेज कंपोनेंट यूज़ करना, ये ESLint को नहीं पता होता है। ये नेक्स्ट जेएस का, ये जो हमने एक्सटेंड किया है, ये एक तरह से प्लगइन बोल सकते हैं नेक्स्ट जेएस का। ये प्लगइन बता रहा है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर इमेज कंपोनेंट को नहीं यूज़ करना है, नेक्स्ट जेएस के अंदर स्क्रिप्ट कंपोनेंट को यूज़ करना है। एक स्क्रिप्ट टैग को हम एसिंक के साथ यूज़ करें, ये सारा कुछ यही वाला बता रहा है। और ये टाइप स्क्रिप्ट, ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि टाइप स्क्रिप्ट की एरर को ESLint की एरर बना दो, लेकिन हर एक एरर को नहीं बनाता ये कुछ सेलेक्टेड एरर्स को ही ESLint की एरर बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर वो किया था ना,
यहाँ पर ये चीज़ किया था, ये तो ये एक टाइपस्क्रिप्ट का एरर बना था, लेकिन ये एक ESLint का एरर नहीं बना था। यहाँ पर हम hover करके देख सकते हैं। अगर टाइपस्क्रिप्ट का भी एरर बनेगा, ESLint का भी एरर बनेगा, तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ दिखेंगी। टाइपस्क्रिप्ट दिखेगा, फिर एक नीचे टूल टिप रहेगा, ESLint भी दिखेगा। तो ये कुछ-कुछ सेलेक्टेड एरर्स के लिए टाइपस्क्रिप्ट की एरर को ESLint की एरर भी बना देता है। जैसे कि अगर हम एनी टाइप यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहीं पर अगर मैं मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एनी, ठीक है? मैंने एनी यूज़ कर लिया, अब यहाँ पर देखो ये एरर दे रहा है, ये ESLint की एरर है। ये टाइपस्क्रिप्ट की एरर नहीं है, ये ESLint बोल रहा है टाइपस्क्रिप्ट को, ठीक है? कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से तो ये वैलिड कोड है, लेकिन ESLint के अंदर ये एक रूल को वायलेट कर रहा है कि हमें एनी टाइप नहीं यूज़ करना चाहिए, जो कि सही है, हमें एनी नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें डिफ़ॉल्ट रूल्स जो भी हैं उसको हमें रहने देना चाहिए, उसको हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अभी हमने कोई वेरिएबल नहीं यूज़ किया है, देखो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हमने यूज़ नहीं किया, इसको हटा दिया। अब देखो ये कितने तरह की एरर बनी है। ये एक तो ESLint की एरर भी बनी है, टाइपस्क्रिप्ट की एरर भी बनी है और ESLint की दूसरी एरर भी बनी है, ठीक है? 2-2 ESLint की एरर यहाँ पे बन गई है, ठीक है? मतलब 2-2 ESLint के रूल को ये मैच नहीं कर रहा है। तो अब इतना कोड ESLint वाली एरर भी थ्रो करेगा और टाइपस्क्रिप्ट वाली एरर भी थ्रो करेगा। हम यहाँ पे npm run lint करते हैं मैनुअली, lint ये कर दिया हमने। तो ये लिंटिंग के टाइम पर भी एरर थ्रो करेगा। देखो लिंटिंग के टाइम पर एरर थ्रो किया कि ये वेरिएबल असाइन किया गया है लेकिन यूज़ नहीं किया गया और 2-2 रूल्स हैं, 2-2 रूल्स को वायलेट कर रहा है। बेसिकली कई बार ऐसा होता है मल्टीपल रूल्स एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हों, ठीक है? तो ये हो रहा है और हम अगर यहाँ पे npx tsc डैश डैश नो एमिट, नो एमिट का मतलब है कि उस टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कन्वर्ट करो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट फाइल को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये जो एक्चुअल में एरर दिख रही है, ये ESLint की ही एरर है। ये जो रेड लाइन है, ये ESLint की ही एरर है, ठीक है? और ये टाइपस्क्रिप्ट का ये जो टूल टिप है, ये एरर नहीं है एक्चुअल में। एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, ये जो नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट लिखा था, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, तो ये देखो टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी एरर्स थी, सारी गायब हो गई। यहाँ पर अगर हम हवर करेंगे, तो टाइपस्क्रिप्ट बस केवल ये बता रहा है कि ये वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। ये ना तो वार्निंग है, ना तो कोई एरर है, ठीक है? बस एक हमें हेल्पर प्रोवाइड कर रहा है कि आपने इस वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है, ठीक है? तो इसीलिए हमें कमांड लाइन के अंदर भी कोई एरर नहीं मिल रही है क्योंकि एक्चुअल में कोई एरर नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को इनेबल कर देते हैं, तब ये यहाँ पे दिखने लगता है, ठीक है? यहाँ पर ये एरर दिखने लगता है और यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि किस रूल के कारण क्या एरर है। अगर आप चाहें तो इसको फिर से डिसेबल कर सकते हैं, प्रेफर कॉन्स्ट, इस चीज़ को प्रेफर कॉन्स्ट ये है और प्रेफर कॉन्स्ट, अच्छा ये बेसिकली बोल रहा है कॉन्स्ट यूज़ करो। अगर हम एक वेरिएबल को असाइन करके दोबारा से चेंज नहीं कर रहे होते हैं, तब ये बोलता है कॉन्स्ट यूज़ करो। हम कॉन्स्ट यूज़ कर लेंगे तो अब एक ही एरर बचेगी। ये देखो दूसरी वाली एरर है। ये नो अनयूज्ड वॉर है। ये वेरिएबल को हमने यूज़ नहीं किया है, इसलिए एरर आ रही है। अगर आपको ये एरर नहीं चाहिए, अगर आपको ये एरर नहीं चाहिए, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। इसको हम डबल कोट के अंदर डालेंगे और यहाँ पर हम इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ कर दिया, अब ये एरर चली गई है। हम टर्मिनल से रन करेंगे तब भी एरर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको वार्न सेट कर सकते हैं। वार्न ये सेट कर सकते हैं। तो ये सेट कर दिया, वार्निंग आएगी अब, ठीक है? यानी कि बिल्ड हमारा फेल नहीं होगा, बस वार्निंग आके आगे बढ़ जाएगा वो। लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं, हटा देते हैं इसको भी। तो ऐसे ही आप बहुत सारे रूल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ESLint के अंदर और बहुत सारे लोग कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी का, जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट.जेएस का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.जेएस के साथ आता है। बहुत सारे लोग एयरबीएनबी एयरबीएनबी इसकी गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं, लेकिन
ये अब उतना रिकमेंडेड नहीं है, ये मेंटेन नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, लगभग ये 4 साल होने वाला है, 3 ईयर से वो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 4 साल होने वाला है, इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे ESLint के साथ, Next.js के साथ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कुछ पैकेज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो आपको ये यूज़ करने के लिए ध्यान नहीं देना है। Next.js का जो डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है, ये सबसे बेस्ट है और उसके अंदर आप एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सही है, हमने Next.js के अंदर ESLint का सेटअप कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ESLint क्या होता है और कैसे हम अपने Next.js प्रोजेक्ट के अंदर, एग्ज़िस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर या फिर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ESLint को सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ESLint को हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं कोड की क्वालिटी को चेक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन का नाम सेट करना है, अगर हम नाम नहीं सेट करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। तो ये बेसिकली कोड की क्वालिटी है, एक स्ट्रिक्ट एनफोर्स रूल को एनफोर्स कर रहा है। इस काम के लिए लिंटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लिंटर का यूज़ करके कोड को फॉर्मेट भी करवा सकते हैं। जैसे कि सेमीकोलन लगाना है कि नहीं, बेसिकली स्टाइलिंग चॉइसेस को भी हम एनफोर्स कर सकते हैं लिंटर का यूज़ करके। सेमीकोलन लगाना है कि नहीं, डबल कोट यूज़ करना है कि सिंगल कोट यूज़ करना है, ये सारा कुछ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन लिंटर को उस काम के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हमें फॉर्मेटर को यूज़ करना चाहिए, वो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम ESLint को एज़ ए फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअल फॉर्मेटर यूज़ करेंगे, तो ESLint के फॉर्मेटिंग रूल से कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम ESLint का यूज़ करके अपने कोड को फॉर्मेट भी करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि कैसे हम ESLint का यूज़ करके फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं।